Assalamu alaikum students. There was a miscommunication I think 4:30 पे क्लास कही गई थी बट अभी मैंने कंफर्म किया है तो 4 PM पे क्लास स्टार्ट होनी है. सो आई हैव बीन ऑनलाइन सिंस 4 PM बट आई थिंक स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी होगी तो दे विल ज्वाइन 4:30. एक स्टूडेंट हैं तो वो काइंडली मैसेज मेरा पहुंचा दें कि बाकी ज्वाइन कर लें एज सुन एज पॉसिबल एंड वी विल स्टार्ट द क्लास. Welcome class, students are now joining. There was a miscommunication like I said. Our class will be 4 PM to 6 PM. The final timetable that was shared a couple of days ago moved our class from 4 to 6 to 4:30 to 6:30 PM. So I was wondering कि maybe शायद हमारी 4:30 to 6:30 होगी क्लास. बट अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे दोपहर में पूछा कि वुड द सेम जूम आईडीज़ विल बी वर्किंग फॉर दैट एज वेल. फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि ऑब्वियसली अगर हमारी क्लास शिफ्ट हुई है 4:30 पे चली गई है तो मे बी शायद जूम आईडी वो काम ना करे. तो आई ईमेल्ड क्विकली टू मिस्टर हक नवाज लाशारी हु इज़ द टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर फॉर योर डिपार्टमेंट एंड ही सेड दैट द क्लास विल बी फ्रॉम 4 to 6. इट हैज़ नॉट बीन मूव्ड और इट मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक जो 4:30 पे लिखी गई लास्ट टाइम टेबल में. तो 4 to 6 ही होगी हमारी क्लास एंड द सेम जूम आईडी ऑब्वियसली विल बी वर्किंग फॉर दैट. सो नाउ वी आर हेयर. थोड़ी मिसकम्युनिकेशन की वजह से आई थिंक एक स्टूडेंट अब्दुल रहमान मौजूद थे यहाँ पे. उसके अलावा क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्लास की टाइमिंग क्या है तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट कम्युनिकेशन मैंने उनको यही कहा कि 4:30 पे होगी क्लास. तो मे भी शायद वो बात आप सब तक पहुँच गई होगी तो शायद सब 4:30 का ही इंतज़ार कर रहे थे. और मे बी अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अब 4:30 का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है. सो नेवरदलेस इनफ स्टूडेंट्स हैं, अभी 4-5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है. सो वी विल बी स्टार्टिंग. मोहम्मद अवैस अपना काइंडली रोल नंबर भी लिख दें साथ, दैट वुड बी फीजिबल. ओके सो लेट्स आई थिंक स्टार्ट नाउ. स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर दूं. ओके स्क्रीन विजिबल है और अब आई थिंक पूछना नहीं चाहिए, मैंने सबसे बात कर ली है. आवाज़ भी क्लियरली आ रही है. इज़ देयर एनी नॉइज़ और एनी सच थिंग? Okay, they are here. Why they are here? Okay, all is clear. Good. So I think last class में, if I remember correctly, we were talking something about the types of businesses that we can say are running. Can you confirm कौन से 3 types हमने discuss किए थे कि these 3 types of businesses we can like distribute the types of businesses into these 3 categories. What were those 3 categories? ओके वाई आर यू गाइस सो स्लो? इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा था लेकिन काफ़ी देर बाद जवाब आया है. ब्रिक एंड मोटार, क्लिक एंड मोटार एंड क्लिक ओनली. आई होप यू वर नॉट लुकिंग एट योर लास्ट कोर्स नोट्स. अगर है तब भी कोई इशू नहीं है बट द पॉइंट इज़ कि आपको याद आ गया है कि वी वर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स. ओके सो 3 चीज़ों की हम बात कर रहे थे. अब्दुलरहमान सुमरो और मोहम्मद अवैस का मेरे पास जवाब आया है. बाकी सब क्लास भी सुन लें क्या जवाब है. हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि 3 टाइप्स के बिजनेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस को. उसमें से एक है ब्रिक एंड मोर्टार बिज़नेस, एक है क्लिक एंड मोर्टार बिज़नेस और एक है क्लिक ओनली बिज़नेस.
ये 3 तरह के बिजनेस हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको चैट रूम में भेजे हैं। ओके, आई थिंक एक स्टूडेंट को भेज दिया है सिर्फ मैंने। लेट मी सेंड इट टू एवरीवन। देयर इट इज़। आई थिंक आप सबको मैसेज मिल गया होगा। ब्रिक एंड मोटर, क्लिक एंड मोटर एंड क्लिक ओनली। सो हमने रफली इसको ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये होते क्या हैं। ब्रिक एंड मोटर आर द बिजनेसेस, kind of businesses that run solely on their physical entity, जिनकी सिर्फ फिजिकल एंटिटी होती है। ऑन द इंटरनेट, ऑन द फ़ोन, या इस तरह की कोई भी उनकी एंटिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि ऐसा कह लें कि इनटेंजिबल वर्ल्ड में अगर उनकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ टेंजिबल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ ब्रिक एंड मोटार बिजनेस. And then there is click and mortar business, the businesses that are run on both hybrid schemes. There are physical entities for them as well, and there is a business that they are running on the internet or on the phone or on any other digital media as well. And then there are businesses that are solely related to click only businesses. ऐसे बिजनेसेस जिनका कारोबार, जिनकी लेन देन, जिनकी तमाम चीज़ें इंटरनेट के ऊपर या ऑन एनी अदर डिजिटल मीडिया हो रही हैं, उनको हम कहते हैं क्लिक ऑनली बिजनेसेस. बट अगेन हमारी एक पहली क्लास में भी काफ़ी डिटेल में यही बात हुई थी कि वी विल नॉट बी सेइंग एनी अदर डिजिटल मीडिया ऑल द टाइम. क्लिक ऑनली से हमारा मकसद यही होगा कि ऑन द इंटरनेट. ऑल्दो इसके अलावा भी आप दूसरे डिजिटल मीडिया की तरफ जा सकते हैं, but click only would be related to the internet only for this class. And your course name is referring to the last type of these type of businesses, that is click only businesses. थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा 50% हिस्सा क्लिक एंड मोटार में भी है, like you can see, but most of the time we will be discussing in this course is related to the things that are happening in click only businesses. How are they commercializing their things through the use of internet, through the use of electronics, through the use of how is the commerce working in that aspect, right? ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का है, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ ई बिज़नेस. हम समझेंगे कि आखिर कस्टमर एक्सपीरियंस को किस तरह से इन्हांस किया जाता है या मैनेज किया जाता है, यानी कि लेन देन आखिर होती किस तरीके से है, मैनेज किस तरह से किया जाता है कस्टमर बिज़नेस को इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ ई बिज़नेस. तो उन चीज़ों पर जाने से पहले, थ्योरेटिकल चीज़ों पर जाने से पहले कुछ स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, एंड दोज आर हेयर. So what is the digital world if we are talking about click only businesses? Click only businesses actually हैं क्या? Those are running on the internet. Internet, as you can see, is everywhere. 95% of the US population uses internet. 2018 के आपको स्टेटिस्टिक्स में दिखा रहा हूँ. अगर आप चाहें कि आप इससे भी लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटिस्टा एक वेबसाइट है, STATISTA. इसका एक रेफरेंस मैंने दिया हुआ है. इस वेबसाइट के ऊपर होपफुली आपको इस ईयर के या मोस्ट लेटेस्ट 2019 के स्टेटिस्टिक्स भी आपको मिल जाएंगे. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लेटेस्ट क्या है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इम्पैक्ट कितना बड़ा है इंटरनेट का इन टुडेज़ वर्ल्ड. सो लाइक यू कैन सी 95% ऑफ द US पॉपुलेशन इज़ यूजिंग इंटरनेट. कौन इंटरनेट यूज़ कर रहा है? चाइना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज़ 772 मिलियन. 772 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं चाइना में इंटरनेट. उसकी पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें से 772 मिलियन यूज़र्स इंटरनेट के मौजूद हैं जो कि ऑन पेपर हैं. इंडिया में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है यूएसए से पहले. इंडिया के अंदर 462 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं. ठीक है. यस मोहम्मद अवैस, गुड इंसाइट कि लेटेस्ट विल बी के जितने लोग दुनिया में हैं वो सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं होगा. मोहम्मद अवैस इज सेइंग कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो अगर 1-2 दिन का भी बच्चा है तो वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक टाइम लाइन, बट या इंटरनेट का इसी तरह से अफेक्ट रहा है आजकल की लाइफ के ऊपर कि एवरी किड, एवरी ओल्ड पर्सन,
and obviously the youth is using the internet. Without internet, the existence of anything is has become kind of a myth, कि ऐसा नहीं हो सकता, कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई शख्स बगैर इंटरनेट के गुजारा कर रहा हो, तो वी आर नाउ थिंकिंग कि नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. सो जस्ट लुक एट द स्टेटिस्टिक्स. ये नंबर्स शो करने का एक मकसद है आप लोगों के साथ. और सबसे बड़ा मकसद अभी आएगा एक दूसरी चीज़ में. मैं आपसे सवाल करता हूँ और उसका जवाब फिर आप मुझे देंगे. आप लोगों के सामने आई होप के इंटरनेट की दूसरी टैब्स वगैरह भी खुली हुई होंगी, तो यू विल सर्च एंड टेल मी. सो व्हाट वी आर सेइंग कि 95% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ कर रही है. अच्छा, 772 मिलियन लोग चाइना में यूज़ कर रहे हैं, 462 मिलियन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं. क्या आप ये मुझे बता सकते हैं जल्दी से सर्च करके कि यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? जल्दी से सर्च करके बताएं. मैं आपके सामने यहाँ पे भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट बी अटेंटिव एंड बी इंटरेक्टिव. बताएं मुझे यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है. बेटर अगर आप मिलियंस में बताएं रादर देन कि आप लाख या करोड़ों में बताएं. यस, महबूबुर रहमान, क्या कहते हैं आप? यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? ओके, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 330 मिलियन. एक दो जवाब आए 328 के करीब हैं, कुछ कह रहे हैं 331 है. सो लेट्स स्टिक टू 330 मिलियन. नाउ 330 मिलियन पीपल, एंड व्हेन यू लुक एट योर स्क्रीन, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, 462 मिलियन यूज़र्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हैं. 462 million people are using internet in India. 772 million people, almost double the population of United States, is using the internet in China. Now those are just two biggest countries in the world, China and India, according to population, according to the growth, according to the density of their population. So 772 million in China. So that means it's not just about कि इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. You can see something in that, and the thing is that, for example, there is a business. For example, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी मेरे कंप्यूटर में. होपफुली आपको नज़र आ रही थी. ओके, सो द थिंग इज़ कि if a business is running only in China, just think with me, if a business is only running in China, and if an e-commerce business or e-business is running in China, if something commercializes in China, that has no competition with United States whatsoever. So because if we are saying that there are 330 million people in the United States, and they are say 95% भी अगर उसमें से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, so that still brings up us to 300 or so million, 300 million people. Now 300 million people और 320 million people, क्या कंपैरिजन है उन 320 का 772 मिलियन जो कि चाइना में यूज़ कर रहे हैं. सो इफ़ अ बिजनेस इज़ रनिंग इन चाइना, इट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस. और इसी वजह से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी. यू आर इन द इंटरनेट वर्ल्ड एज वेल. आप लोगों को शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो. कोई अगर आपकी इनपुट हो इससे मुतालिक तो शेयर करें बेशक. कि चाइना इज़ नॉट यूजिंग द सेम kind of websites or e-businesses that we use or United States use. हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप यूज़ कर रहा है. लाइक जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं वो फेसबुक और गूगल की हैं. द थिंग द एप्लीकेशंस दैट वी आर यूजिंग, बी इट फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, गूगल की जितनी भी सब्सिडियरीज़ हैं, उनमें यूट्यूब आ गया, आपका जीमेल आ गया, क्लासरूम्स वगैरह, ड्राइव्स, वॉट एवर दोज थिंग्स आर बैंड इन चाइना. चाइना में वो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं. ठीक है. अब इफ़ यूट्यूब इज़ बैंड देयर और फेसबुक इज़ बैंड देयर और व्हाट्सएप वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, सो दैट डज़ नॉट मीन कि व्हाट्सएप या फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के बिजनेस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज दैट इज़ इन द होल वाइड वर्ल्ड.
और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप के किसी अल्टरनेट को उठाते हैं जो कि क्या है, होपफुली कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, इन चाइना व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर व्हाट्सएप? यस, आगा मुर्तज़ा सकलैन हैदर इज सेइंग राइट, वी चैट वो यूज़ करते हैं, वी चैट दैट इज़ एन एप्लीकेशन एज वेल. सो चाइनीज़ आर यूजिंग वी चैट. सो वी कैन सी कि वी चैट पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा, इंडिया में भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, कनाडा में यूज़ नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा. सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो यूज़ करने वाली है वो चाइना में, एंड इट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस. आप जाकर अगर इसके स्टेटिस्टिक्स भी देखें, आई थिंक इस स्लाइड्स में मैंने कहीं पर ये शेयर किए हैं, अगर नहीं तो आप खुद भी जाकर इसको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसमें व्हाट्सएप का नाम बहुत बाद में जाकर आता है, वीचैट का नाम पहले आता है. एंड वी कैन सी दैट वीचैट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वीचैट का कोई बिजनेस नहीं है, बिकॉज दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय 772 मिलियन पीपल एट लीस्ट अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें. सो पहली चीज़ हमने जो समझ में आती है इस पूरे नंबर्स को देखने के बाद वो ये कि ई बिजनेसेस आर नॉट रिलाइंग ऑन सम लिटिल अमाउंट ऑफ पीपल. बहुत कम तादाद के ऊपर ई बिज़नेस नहीं चलते, बहुत ज़्यादा तादाद हो तो उसके ऊपर ई बिज़नेसेस चल रहे होते हैं. ये बताने का मकसद ये है, ये असल में मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आप कोई बिज़नेस फिज़िकली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा होता है सिर्फ आपके से एरिया में, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में. बट अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है. ठीक है, आपका अगर बिज़नेस इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहा है तो दैट इज़ अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड विद ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक चाइना. ठीक है, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो उनके बिजनेसेस जो है ट्रेड नहीं हो पा रही होती, उसकी वजह से ये चीज़ें भी ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती यूनाइटेड स्टेट्स की चाइना में और चाइना की यूनाइटेड स्टेट्स में. बट द थिंग इज़ कि अगर इन एक्सेप्शंस को हम निकाल दें तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी बिग नंबर, वी आर लुकिंग एट अ वेरी बिग नंबर जो कि आपके बिजनेस का पोटेंशियल कस्टमर है. राइट. So moving on to the next thing, that in spite of the past success and future potential of the internet, issues and concern relating to e-business remain. Now this is a very challenging area. Like we said कि internet के ऊपर business किया जा सकता है, but it looks like it is an illusion that on the internet a business has so much to offer. बट एक्चुअली ये बिल्कुल इसके कॉन्फ्लिक्ट में आती है चीज़ कि बहुत सारे इश्यूज़ और कंसर्न्स पैदा होते हैं जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई बिज़नेस रन करते हैं. बहुत कम इश्यूज़ और कंसर्न्स रन होते हैं अगर आप वही बिज़नेस एक फ़िज़िकल एंटिटी के तौर पर चलाएं, और बहुत उससे थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ और कंसर्न्स रेज हो सकते हैं अगर आप उस बिज़नेस को इंटरनेट के ऊपर ले जाएं. बट ऑब्वियसली, having said that, the benefits and potential of e-business outweigh the concern of problems. इतने ज़्यादा कंसर्न्स पैदा नहीं होते हैं इंटरनेट के ऊपर बिजनेस से कि हम कहें कि इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करना बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है. जितने ज़्यादा कंसर्न्स और इश्यूज क्रिएट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे क्रिएट होते हैं. इस वजह से ई बिज़नेस जो है इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मीडियम ऑफ बिजनेस. Before going towards my definitions of what kind of issues and concerns can be happening in an e-business, tell me some of yours. क्या लगता है आपको कि क्या issues create होते हैं जब आप एक इंटरनेट के ऊपर बिजनेस को रन करते हैं? What are the issues? ओके, इस चीज़ में आई थिंक आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी. अगर कोई ज़्यादा बोलना चाह रहा है, कुछ अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आई कैन ऑल्सो ओपन द माइक फॉर देम, अगर आप हैंड रेज कर दें तो.
क्योंकि अगर आप एक एक लफ्ज़ लिखेंगे तो आई थिंक कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू। लाइक सकलैन हैदर इज सेइंग कि मार्केटिंग का इशू आएगा। लाइक व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज विल बी देयर? मार्केटिंग सही नहीं हो सकेगी, या उस मार्केटिंग का उतना फ़ायदा नहीं होगा आपको? अगेन द कंपटीशन। ओके, सकलैन हैदर इज सेइंग कि मार्केटिंग का इशू ये आएगा कि इट we would not be able to reach the right customer. Okay, good. Any other student? What issues do you think can be risen when you are doing business on the internet? Any student? Yes, Yasser, what do you think? एक्चुअली आई एम आस्किंग, यासिर आपने शायद क्वेश्चन नहीं सुना है। पूरी क्लास से मैं ये पूछ रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओमामा, मोहम्मद सैफ, अनवर। आई एम जस्ट आस्किंग कि हमने ये कहा कि इंटरनेट के ऊपर अगर हम कोई बिज़नेस रन करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उसके, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी होते हैं या कुछ इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कि क्या इश्यूज़ एक्चुअली हो सकते हैं अगर आप इंटरनेट के ऊपर बिज़नेस रन करते हैं तो? अयाज अफजल, गुड पॉइंट। कॉपीराइट्स के इशू आ रहे होते हैं, गुड। समथिंग माइट बी वेरी नॉवेल एंड वेरी न्यू इन योर माइंड, बट अगर आप उसको इंटरनेट के ऊपर डालते हैं तो यू सी के दुनिया के किसी कोने में भी अगर वो किसी ने वो चीज़ पहले से बनाई हुई है तो फिर कॉपीराइट्स के इशू आएंगे कि यू एक्चुअली कॉपीड दैट थिंग व्हेन इन फैक्ट यू हैड नॉट कॉपीड, और काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है। तो कॉपीराइट्स के इशू आते हैं, गुड। मदन लाल इज सेइंग कि हम कॉम्पिटिटर्स का एनालिटिक्स के बारे में अच्छे से नहीं जान सकते। ओके, लाइक आई थिंक यू आर सेइंग कि कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कितना ज़्यादा अफेक्ट उनका किस डेमोग्राफिक के ऊपर पड़ रहा है, हमें वो अंदाज़ा सही से नहीं हो पा रहा होता। सो ओके, आगा मुर्तज़ा का क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इनका कहना यह है कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही होती हैं लोकल एरिया में, सो दैट माइट बी एन इशू। ओके, यासिर असगर का जवाब थोड़ा सा टूटा हुआ आया है, आपने अलग अलग मैसेज भेजे हैं। सो यू आर सेइंग कि अगर कॉमन बिजनेस है तो मार्केटिंग में मुश्किल होगी हमें। यस, एग्जैक्टली। आपने ही कहा था शायद, या किसी और ने कहा था कि मार्केटिंग में हमें राइट कस्टमर नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि हम एक्चुअली अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे कि किस बंदे को एक्चुअली हमने मार्केट करनी है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन बिजनेसेस आ जाएंगे इसके अंदर। कस्टमर रिलायबल है या नहीं ये भी हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, गुड वन मदन लाल। कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ के भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, राइट, अगैन अयाज अफजल। कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ बिकॉज मे बी योर वेबसाइट इज़ और योर एप्लीकेशन रिक्वायर्स समथिंग जिसके बारे में अक्सर लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो, तो मे बी उसमें इशू आ सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं, गुड। पेमेंट के इश्यूज आ सकते हैं, न्यू काफ़ी चीज़ें होती हैं, यस, लाइक यू सेड अयाज। सर्वर एरर्स, इंटरनेट क्रैकडाउन हो गया, उसके इश्यूज आ गए। सो यू ऑल नो कि देयर आर मैनी इश्यूज इन अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो कि अच्छा ज़्यादातर इश्यूज मेरे पास वो आ चुके हैं जो कि अब हमने डिस्कस करना है। बट अगेन, गुड इनपुट फ्रॉम ऑल द क्लास, थैंक यू। यस, यासिर असगर ही सेइंग कि हमें थोड़ा माइंड इस पर चलाना होगा, हमें थोड़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करनी होगी कि हमें किस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो अगर हम वो काम ज़्यादा कर लें तो आई थिंक कि इंटरनेट के कंपटीशन में हम थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएं, राइट। सो अगेन, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू सैड, और जिनको मैंने अभी रिपीट किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और मैंने काफ़ियों की बातें रिपीट की यहाँ पे पूरी क्लास के लिए। All of these things are the issues of running a business on the internet, right? Because अगर हम एक नज़र इस पे डालें कि अगर आपने कोई बिज़नेस रन करना है, लेट्स सपोज़ कि एक बिज़नेस है हमारा सिर्फ और सिर्फ कि हमने पेपर्स मैन्युफैक्चर करके और बेचना है। अभी जो पेपर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और बिकेंगे,
ये जो पेपर्स, ये जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने अगर बेचना है, तो अगर इसकी फ़िज़िकल शॉप है तो दैट मीन्स कि योर कॉम्पिटिटर्स आर ओनली द वंस जो कि आपके इर्द गिर्द शॉप में वो चीज़ें बेच रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट इफ़ दैट बिजनेस इज़ ऑन द इंटरनेट, और अगर आप इंटरनेट पर चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के लिए बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आपको उसको फैलाना पड़ेगा, राइट? तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो कुछ इश्यूज़ जो मेरे सामने आए हैं, जिन पे मैं ज़्यादा नज़र आपकी डालना चाहूँगा, वो हैं इश्यूज़ रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कि एक्चुअली सॉरी, कि एक्चुअली हम किस तरह से स्विच कर सकते हैं अपने कन्वेंशनल ट्रेड मैकेनिज़्म को एक इंटरनेट के ट्रेड मैकेनिज़्म में। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकान पर जाता हूँ, मैंने कोई चीज़ लेनी है, मैं उसको कहता हूँ भाई ये चिप्स दे देना, वो मुझे एक चिप्स निकाल कर देता है 10 रुपए की, मैं उसको 10 रुपए का नोट दे देता हूँ। दिस इज़ द होल ट्रांजैक्शन। बट वॉट अबाउट ऑन द इंटरनेट? अगर मैं इंटरनेट के ऊपर यही काम करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू हैव द इंटरनेट, आई हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन और द कंप्यूटर। आई हैव टू हैव मेड एन अकाउंट ऑन देयर वेबसाइट, या कम अज़ कम मुझे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी उनको कि आई एम अ वैलिड यूज़र और नॉट, आई एम नॉट अ रोबोट। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि आमतौर पर वेबसाइट्स करें। और फिर मुझे उनको अपना एड्रेस बताना होगा, फिर मुझे उसको बताना होगा कि एक्चुअली मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स मुझे बतानी होगी। आम दुकान पर तो जाके हम लोग कह देते हैं कि यार वो वाली चिप्स दे देना। बट इफ़ यू आर ऑन द इंटरनेट देन वी हैव टू स्पेसिफाई कि ओके कौन सी चिप्स कितने रुपए वाली, उसमें क्या फ्लेवर होना चाहिए, क्या नहीं, एवरीथिंग विल बी रिटन। और फिर जब आप उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे देन यू विल बी वेटिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, फिर वो चीज़ आपके पास आएगी, फिर आप उसको पैसे देंगे। अब ये तो एक सिंपलर वर्जन हो गया इसका। एक इसमें सबसे बड़ा इशू ये भी आएगा, जो कि अभी इस एग्जांपल में मैं नहीं लाया हूँ, वो ये है कि व्हाट इफ़ आई वांट टू पे थ्रू द इंटरनेट एज वेल, व्हाट इफ़ आई वांट टू पे थ्रू इजी पैसा और जैज़ कैश और से एनी अदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सो उसमें भी इश्यूज़ आएंगे, उसमें तो बल्कि ज़्यादा इश्यूज़ आ जाएंगे। एक सबसे बड़ा पॉइंट पेमेंट ही है इस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि इफ़ यू आर पेइंग थ्रू द इंटरनेट देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वैलिड यूज़र। अगर आप वैलिड यूज़र नहीं हैं तो फिर आप उसको पे भी नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें देखें, वही चीज़ जो कि एक शख्स गया दुकान पे, उसने ये काम किया, और आप अगर इंटरनेट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। बेयर इन माइंड के फ़ायदे हैं अपनी जगह, बट ये इश्यूज़ भी हैं। यहाँ पर अब बहुत सारे वर्ड मैंने ऐसे यूज़ किए हैं जिनका आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ट्रांजैक्शन। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ओके, आगा मुर्तज़ा इज सेइंग कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। ओके, यासिर असगर इज सेइंग कि मनी ट्रांसफ़र करना एक बैंक से दूसरे बैंक में, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑल राइट, व्हाट एल्स, एनी अदर डेफिनेशन और केसेस? ओके, मदन लाल इज सेइंग कि एटीएम से अगर आप पैसे निकालें तो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन एज वेल। गुड। ओके, सकलैन हैदर ने आई थिंक कॉपी पेस्ट करके गूगल की डेफिनेशन मुझे भेजी है। ही इज सेइंग कि अकॉर्डिंग टू गूगल अ ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, accurate accounting records and transaction when trick, you're right, obviously. Anwar Khan is saying the trail of money, money trail, कि कैसे पैसा आया और कहाँ पर गया। ऑल राइट। सो एक्चुअली ट्रांजैक्शन होता ये है कि जनरलाइज कर रहे हैं हम इन डेफिनेशंस को। आपने जो चीज़ें बताई वो सारी ट्रांजैक्शन हैं। जनरलाइज वे में अगर हम कहें तो ट्रांजैक्शन इज़ एक्चुअली द एक्सचेंज, द एग्रीड अपॉन एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिटिंग हेयर विद अ पर्सन, आप अगर कोई भी स्टूडेंट है मेरे साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यासिर हैं, मैं अगर यासिर को ये कहता हूँ कि आपने ये मेरा पेन ले लें
और आप मुझे अपनी नोटबुक दे दें। तो ये एक्सचेंज हो गया ना एक तरह से, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन, एक एग्रीड अपॉन। यासिर ने भी इससे एग्री किया, मैंने भी एग्री किया कि ओके यू कैन हैव माई पेन एंड आई विल हैव योर नोटबुक, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन जो हैं जो आम तौर पर बोला जाता है, जिस तरह से अभी आपने एग्जांपल दिया कि एटीएम से अगर हम पैसे निकालेंगे तो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। तो यस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आपने अपनी आइडेंटिटी बताई और आपने कहा कि वी हैड एन एग्रीमेंट। आपने बैंक को एक्चुअली ये कहा थ्रू एटीएम कि बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आई एम शोइंग यू दैट वी हैड एन एग्रीमेंट दैट यू विल गिव मी द मनी जो कि मैंने आप लोगों के पास जमा करवाए थे। सो उसमें से आप मुझे 10,000 रुपये दे दें से। तो आपने अगर वो 10,000 रुपये निकलवा लिए हैं, एटीएम ने आपको दे दिया है, तो दैट इज़ एन एग्रीड अपॉन ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने उनको याद दिलाया कि दिस वाज द एग्रीमेंट, उन्होंने कहा यस दिस वाज द एग्रीमेंट एंड दैट एक्सचेंज हैपेंड, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन कैन बी इन डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी इन डिफरेंट टाइप्स। जो दो सबसे बड़ी टाइप्स कह लें उनको, या दो जो सबसे बड़ी शक्लें हैं ट्रांजैक्शन की, उनमें एक का नाम आम तौर पर ट्रांजैक्शन ही कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है एक्सचेंज। यस, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मोहम्मद अवैस। दूसरे को कहा जाता है एक्सचेंज। तो ट्रांजैक्शन आम तौर पर उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें आप चीज़ें एक दूसरे से एक बंदे से चीज़ लेके आप अगर दूसरे बंदे को दे रहे हैं, और अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चीज़, चाहे आज जो आपने चीज़ ली या जो आपने चीज़ दी, उनमें से अगर कोई एक चीज़ भी पैसा है, मनी है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, अदरवाइज हम इसको कहेंगे एक्सचेंज। राइट? जो एक कन्वेंशनल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन आमतौर पर, जिस तरह से अभी भी मैंने आपसे पूछा ना, आप सबने ये वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना था, और जब मैंने आपको कहा कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप सबने जितने भी एग्जांपल्स दी, दोज वर मेनली रिलेटेड टू मनी। पैसों से आपने कुछ कोई चीज़ लेनी है या पैसे निकलवाने हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सो इफ़ वन और बोथ ऑफ द थिंग्स at either end are money, that means that you are actually making a transaction and you are not actually making an exchange. और एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऐसी ट्रांजैक्शन है, उसको भी ऐसी ट्रांजैक्शन कह लें। ट्रांजैक्शन एक्चुअली इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं और उसमें कोई एक चीज़ भी पैसा नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि दैट इज़ एक्चुअली एन एक्सचेंज। जिस तरह से भी मैंने कहा ना, एक पेन दे दिया और उसके बदले एक नोटबुक ले ली। ओके, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर अगर हम आ गए हैं, तो एक और बात भी हम चलते चलते हुए कर लें, और वो ये है कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय मनी। ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है, हमें काफ़ी हमारा इसी के ऊपर बहस रहेगी कि एक्चुअली कमर्शलाइजेशन है क्या, what does it actually mean on the ground level. So again, what does it actually mean by money? क्या पैसा है क्या? हाथ का मेल है? what is actually money? कोई भी आपके जहन में इससे जुमला आता है, या कोई भी ऐसी एक डेफिनेशन, या हो सकता है कि आपके जहन में कोई एक आइडिया हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली मनी, तो उसको मुझे ज़रा आप बताएं, एक वर्ड में, दो वर्ड में, एक सेंटेंस में। ओके, Saqlain Haider is saying कि value, money is actually value. Okay, good. uh, any other one, any other? mm, Aves is saying any price of a product, we can measure the price of a product in money. Saqlain Haider का जवाब काफ़ी हद तक सही है, वैल्यू। अनवर खान इज सेइंग के ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़, गुड, अगेन गुड। सो इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ की तरफ मैं रेफ़र करूँगा आपको। आई थिंक कि आप लोगों ने कुछ ने शायद वो चीज़ देखी हो या नहीं। आप में से पतरस बुखारी का नाम सुना है किसी ने? पतरस बुखारी, ही वॉज अ राइटर, राइट? ही वॉज एक्चुअली अ कॉमिकल राइटर, वो कॉमेडी के मज़ामीन लिखते थे, मज़ाहिया मज़ामीन लिखते थे, राइट मोहम्मद अवैस?
कोई एक दो मजमून के नाम बता दें मुझे अगर किसी को याद हो तो। एक आधा तो आई थिंक सबको ही पता होगा, आई थिंक वो आपकी उर्दू की किताब में भी हुआ करता था। सब भूल गए मोहम्मद अवैस, ऐसा ना करें। यस, महबूबुर रहमान, मदन लाल। उर्दू पढ़ी थी आप लोगों ने? पतरस बुखारी का नाम आपको याद होगा, उसमें एक मजमून था उनका, आई थिंक फर्स्ट ईयर इंटर में या समथिंग लाइक दैट, नाइन्थ टेंथ में। याद नहीं आ रहा, ओके। पढ़िएगा जाके उनको। ही वॉज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट राइटर। बहुत छोटे छोटे उनके 3 3 4 4 पेजेस के मज़ामीन हैं, काफ़ी मज़ाहिया हैं। आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। उन्होंने एक मज़मून लिखा था, उस मज़मून का नाम आई थिंक मुझे सही से याद नहीं आ रहा। मुझे 3 4 नाम याद आ रहे हैं बट आई डोंट रिकॉल कि वो एक्चुअली वाक़या कौन से मज़मून में था। उन्होंने ये कहा कि मैं एक दुकान पर जूते लेने गया। वो अपनी एक कहानी बयान कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं एक दुकान पर जूते लेने गया और मैंने उससे जूते पसंद करके ले लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी जेब में पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको ये कहा कि यार आप मुझे जूते दे दें, अभी मुझे ज़रूरत है। आपको जो पैसे लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 रुपये थे, वो 100 रुपये आप मिर्ज़ा साहब से ले लीजिएगा। मिर्ज़ा साहब बड़े एक जाने माने लोग इंसान थे। और जिस तरह आमतौर पर होता है कि एक छोटा अगर शहर होता है तो उसमें एक होते हैं इस तरह की शख्सियात जिनको सब जानते हैं और उन पे सब एतबार भी करते हैं। तो वो कहते हैं आप मिर्ज़ा साहब से ले लीजिएगा। तो वो जो है ना मिर्ज़ा साहब, चाहे वो कोई वो ज़मींदार थे, वडेरे थे, जो भी थे, आप मिर्ज़ा साहब से ले लीजिएगा। तो दुकान वाले ने ये कहा कि मिर्ज़ा साहब को कैसे हम बताएंगे कि आपने वाकई आपके पैसे वो देंगे। तो आप ऐसा करें कि आप एक पर्ची पे लिख के दे दें कि मिर्ज़ा साहब आप इनको 100 रुपये दे दें। तो उन्होंने किया ये कि एक पर्ची ली और उस पर्ची के ऊपर लिखा कि मिर्ज़ा साहब 100 रुपये देंगे। उस पर्ची पे मिर्ज़ा साहब का नाम लिखकर उस बंदे ने साइन करके उसको दे दी दुकान वाले को कि आप ये पर्ची मिर्ज़ा साहब को दिखाएंगे तो उनको याद आ जाएगा कि अच्छा सही ये पतरस ने कहा था कि 100 रुपये दे देना, तो मैं आपको दे दूँगा। अब वो पर्ची दुकान वाले के पास रखी हुई है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मिर्ज़ा साहब उसको मिले नहीं या उसका मिर्ज़ा साहब के पास जाना नहीं हुआ, लेकिन उसको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई। उसने कोई और चीज़ ख़रीदी, से उसको जाते हुए दही लेनी थी। उसकी जेब में पैसे नहीं थे या उसके पास खुले नहीं थे, वॉट एवर, दुकान वाले की बात कर रहा हूँ मैं अब। तो उसने उस दुकान वाले को भी यही कहा, उसने कहा यार दही दे दो, 1 किलो आधा किलो जितनी भी चाहिए थी, 100 रुपये की दही दे दो। 100 रुपये मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पर्ची आप मिर्ज़ा साहब को अगर दिखाएंगे ना तो वो आपको 100 रुपये दे देंगे। तो वही पर्ची जो कि उस बंदे ने उस दुकान वाले को दी थी जूते लेने के लिए, उसने वही पर्ची दही वाले को दे दी और दही लेकर आ गया उससे। यही केस आगे जाके दही वाले के साथ हुआ। और इसी तरह ये पर्ची उस पूरे गांव में, उस पूरे शहर में चलती रही। किसके एवज़? 100 रुपये के एवज़। जिसको भी 100 रुपये की चीज़ होती थी उसके पास अगर 100 रुपये नहीं थे तो वो इस पर्ची को दिखा देता था अगले को, और वो अगला कहता था ओके मिर्ज़ा साहब को तो हम सब जानते हैं, मिर्ज़ा साहब दे देंगे 100 रुपये, तो आप बेशक ये पर्ची दे दें, मैं मिर्ज़ा साहब को दिखा के पैसे ले लूँगा। वो पर्ची वो दिखाते थे और उनका काम हो जाता था। ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एक्चुअल थिंग, बट ये है कि ये एक वाक़या उन्होंने पेश किया। ये वाक़या सुनने के बाद क्या लगता है आपको, क्या इनपुट्स हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? लेट्स हेयर यू। ओके ओके, काफ़ी हद तक आई थिंक आपके जहन में बात समझ में आ गई है। बट एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू से कि दैट पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मिर्ज़ा साहब 100 रुपये देंगे, वो जो पीस ऑफ पेपर है दैट वॉज एक्चुअली बीइंग यूज्ड लाइक मनी। वो रुपए की तरह चलने लग गया, पैसों की तरह चलने लग गया उस छोटे से सर्कल में जो सब मिर्ज़ा साहब को जानते थे। अब यही चीज़ मनी के वैल्यू में आती है। यही चीज़, यही ट्रस्ट, यही ट्रस्टेड वैल्यू, इसी का नाम हम मनी कहते हैं, ट्रस्टेड वैल्यू।
एंड व्हाट इज़ दैट ट्रस्टेड वैल्यू कि लेट्स से कि मुझे आपसे कोई चीज़ ख़रीदनी है, मुझे मदन लाल से कोई चीज़ ख़रीदनी है। अब मदन लाल को अगर मैं ये कहूँगा कि यार मिर्ज़ा साहब आपको 100 रुपये देंगे, तो मदन कहेगा कि भाई मिर्ज़ा साहब कौन, आप जानते होंगे मिर्ज़ा को, मैं नहीं जानता। सो यहाँ पर अगर आपने बिज़नेस करना है अपने गांव से हटके, अपने उस सर्कल से हटके, एक दूसरे बंदे से अगर आपने बिज़नेस करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो यू यूज़ द सेम काइंड ऑफ दैट पर्ची जो कि सब उस गांव में चल रही थी, और उस पर्ची का नाम है रुपए। और उस पर्ची की भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर भी सिर्फ यही लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है आपके नोट के ऊपर कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। पढ़ा होगा आपने ये सब, अगर अगर आप देखें अपने नोट के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हामिले हाजा को, यानी कि जिसके पास ये पर्ची है, उसके मुतालबे पर उसको 100 रुपये की या इस वैल्यू की चीज़ दे दी जाएगी। कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप ऑन पेपर, ये बात है सिर्फ, इट्स नॉट एन एक्चुअल थिंग, ऐसा होगा नहीं कि आप कभी जाएं, बट इसका एक्चुअल मकसद ये है कि अगर आप लेट सपोज 5,000 का नोट लेकर जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और आप कहते हैं कि इस 5,000 के नोट के एवज़ की वैल्यू मुझे दे दो, तो दे आर बाउंड कि वो आपको देंगे। वो चाहे से सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, चाहे वो आपको एक पेपर सा थमा दें एक चांदी का, वो बोलेंगे कि यार ये हल्का सा पेपर है, इसकी वैल्यू 5,000 की है, तो आप नोट अगर दे रहे हैं तो ये ले जाएं। आपके पास अगर वो पर्ची है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हामिल हाजा को अदा करेगा 5,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि आप अगर उस बंदे के पास जाएंगे जिसकी सिग्नेचर उस पर्ची के ऊपर है, तो वो आपको 5,000 रुपये देगा। अब यही चीज़ मनी की वैल्यू भी यही है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपके पास कितनी वैल्यू की चीज़ है, बट एक्चुअली ये सारा एक निज़ाम बना दिया गया है इकोनॉमिकल, जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि वी ऑल ट्रस्ट द अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी मिर्ज़ा साहब नहीं है, वो अथॉरिटी द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री है, और वो भी जो गवर्नमेंट है वो भी किसी किसी के ट्रस्ट के ऊपर वो सारी चीज़ें दे रही होती है ऑब्वियसली। सो दैट इज़ एक्चुअली, आप आई थिंक आपके जहन में एक थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा कि व्हाट एक्चुअली मनी इज़। जब हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं और हम जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं कंप्लीट, तो इट डजंट मीन कि वी आर ओनली ट्रांजैक्टिंग मनी। अगर हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर चले जाएं, तो वी आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग वैल्यूज़। इस पॉइंट को नोट कर लें, वी आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, हम ट्रांजैक्शन में मनी को एक्सचेंज नहीं करते, हम एक्चुअली वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। और अब अगर वैल्यू की बात पर आ जाएं और इसके ग्राउंड लेवल पर अगर हम जाएं, अगर हम ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सीखेंगे समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। अदरवाइज दीज वुड जस्ट बी वर्ड्स जो कि आपने रट्टा लगाने। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट एंड वर्ड्स मीन। सो हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं वैल्यूज़। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। आई होप कि पूरी क्लास इसमें इंटरेक्टिव होकर जवाब देगी, लाइक यू गाइज ऑलरेडी हैव बीन आंसरिंग। लेट्स सपोज आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। लेट्स सपोज उसकी वर्थ है 40,000 50,000 की वर्थ है उस मोबाइल फ़ोन की। वर्थ से मुराद मेरा ये है कि मैंने उसको इतने में लिया था, अब इतने में ही जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये कम में से मैंने अभी लिया है वो। जस्ट क्रिएट दिस सिनेरियो इन योर माइंड, फिर मुझे बताइएगा। मदन लाल, एग्जैक्टली यू आर राइट। सो ठीक है, सो इस एग्जाम्पल को, सिनेरियो को अपने जहन में बनाएं। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन जिसकी वर्थ है इतनी, जो कि मैंने अभी से 40,000 में लिया था 2 दिन पहले। कुछ यूज़ किया, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि यार कम अज़ कम इसको 37-38 में तो जाना चाहिए। लेट्स सपोज आई जस्ट हैव दैट, आई एम नॉट सेलिंग दैट, आई जस्ट हैव दैट। लेट्स सपोज के मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लेट्स से मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में लेट्स सपोज मैंने कोई ब्लड लॉस कर दिया काफ़ी, और मुझे उसी वक्त जो है ब्लड की नीड है। एक शख्स मेरे पास आता है, उसके पास पाइंट ऑफ ब्लड है, ब्लड की थैली है। लेट्स से कि वो जो ब्लड की थैली है वो एक्चुअली मार्केट में लेट्स सपोज 200 रुपये की है। बट राइट नाउ अगर मुझे वो ब्लड की थैली नहीं लगी, तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं मर सकता हूँ। अब मैं उसको ये कहूँगा, लेट्स सपोज मैं उसको ये कहूँगा कि आप मुझे ये ब्लड की थैली दे दें जिसकी वैल्यू 200 रुपये की है, आप मुझे ब्लड की थैली दे दें और आप ये मेरा मोबाइल रख लें जो कि 40,000 का है।
ये एक्सचेंज हो गया, मोबाइल उसका हुआ, दैट पाइंट ऑफ ब्लड इज नाउ मी, माइन। ये जो एक्सचेंज हुआ है, आपको क्या लगता है ये क्या कोई सही एक्सचेंज हुआ है? इसमें वैल्यूज़ पूरी की पूरी एक्सचेंज तो नहीं हुई। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम देखें तो वो 200 रुपये की चीज़ आपने 40,000 में ली है। वॉट डू यू थिंक, वॉट इज़ इन योर माइंड, वॉट इज़ कमिंग इन योर माइंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो? यासर अजहर इज सेइंग कि सही हुआ है इन अ सिनेरियो। हाउ सो? कैन एनीवन गिव मी एन आंसर कि क्यों ऐसा सही हुआ है? ताहा का जवाब काफ़ी काफ़ी दुरुस्त है। ही इज सेइंग कि वैल्यू उस वक्त पैसे की नहीं है, उस वक्त जान की वैल्यू है। हाईएस्ट प्रायोरिटी, मदन लाल इज सेइंग। यासर अजहर भी यही कह रहे हैं कि सिचुएशन की बेस पे आपके लिए उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। गुड ताहा। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। अब इस सिनेरियो पे आके वी आर एक्चुअली, अब ये मैंने काफ़ी आपको सिवियर सिनेरियो बताया है। आम तौर पर हर सिचुएशन इसी की बेस पर हो रही होती है, हर सिचुएशन इसी की बेस पर हो रही होती है। बट द थिंग इज़ के हम जस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली एक्सचेंज क्या है। सो एक्सचेंजिंग वैल्यूज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है कि वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब सेम नहीं है कि एक चीज़ की वैल्यू बायर के लिए जो है सेलर के लिए भी उतनी ही है। ये बात ज़रा समझने वाली है। लाजमी नहीं है कि बायर के लिए जो वैल्यू है एक चीज़ की वो ही सेलर के लिए भी हो। ठीक है? और इस चीज़ को अब हम इसकी और डिटेल में नहीं जा रहे, एक सिर्फ एग्जांपल थी इस चीज़ को कि द प्राइस ऑफ समथिंग और इन एनी केस द वैल्यू ऑफ समथिंग is determined by the scenario, the situation for the buyer as well as for the seller। दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। अगर ये चीज़ एक्सचेंज हो रही है तो इसके लिए एक पूरा सिनेरियो बनाया जाता है, एक पूरा सिस्टम है जो कि इसको स्टडी करता है और पढ़ता है, और उसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। you manage the supply according to the chain of demand, कि डिमांड किस चीज़ की है और किस हद तक डिमांड है। जिस तरह अभी मैंने खून की थैली की एग्जांपल है ना, डिमांड क्या है, एक्चुअली डिमांड किस वैल्यू की है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको उस पर पैसे कितने लगे बनाने में, इट्स मोर अबाउट कि उस चीज़ की नीड कितनी है। और यही चीज़ हमने इस पेंडेमिक में भी देखी। आपने देखा कि जैसे ही पेंडेमिक आया तो मास्क महंगे हो गए, सैनिटाइज़र्स महंगे हो गए, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वाज, जो कि आपको कहा जा रहा था, जो कि सेलर को बायर को कहा जा रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ सही थी या गलत, आई एम जस्ट सेइंग कि क्योंकि इतनी चीज़ें हैं नहीं मार्केट में आती 10 थी, लेकिन अब करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब वो चूँकि सप्लाई नहीं है, इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो अब यही 100 रुपये की चीज़ आपको 1000 में मिल रही होगी। राइट, तो हम काफ़ी आगे निकल गए। लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। वी डिस्कस्ड ट्रांजैक्शन, वी डिस्कस्ड मनी, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी, we discussed a few more things as well. Let's move on to our lecture again. Okay, sorry. सही है। सो कमिंग ऑन टू ई बिजनेसेस, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, जिनमें से चार सबसे बड़े काम हैं। सबसे बड़ा है एंटरटेनमेंट। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है आजकल इंटरनेट के ऊपर, देन शॉपिंग, देन कम्युनिकेशन, एंड देन नेटवर्किंग। ये चार बहुत बड़े काम हो रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। कोई बुक इसको इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करती है, बट अगर हम डिफ़ाइन करें एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें एज इन ऑन अ मैनेजमेंट लेवल, तो ये चार मेजर काम हो रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। एंटरटेनमेंट हो रही है, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, नेटवर्किंग हो रही है, शॉपिंग हो रही है। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को आप एक ही चीज़ भी कह सकते हैं कि ओके, ये दोनों चीज़ें एक ही हो रही हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब उस डिटेल में भी हम नहीं जा रहे कि एक्चुअली मीडिया क्या है और नेटवर्किंग क्या है, बट ये चार चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट का वक्फ है शॉपिंग के लिए। एंड वी ऑल नो कि सबसे बड़ी दुनिया में आजकल सबसे बड़ा जो बिज़नेस चल रहा है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस ही चल रहा है। कौन सा बिज़नेस है वो? किसकी किसकी तरफ मेरा इशारा है?
इंटरनेट के ऊपर आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस जो चल रहा है वो ई कॉमर्स का चल रहा है. गुड. मदन लाल, आई एम रेफरिंग टू द कंपनी नेम्ड एज Amazon, which started and is still working as majorly an e-commerce company. Amazon की हम बात कर रहे हैं कि एक ई कॉमर्स की कंपनी थी जो कि अब भी मेजर काम ई कॉमर्स के ऊपर ही कर रही है. हमने देखा लास्ट तकरीबन 20 इयर्स में, 17 इयर्स में, 18 इयर्स में हमने ये देखा कि देयर वाज अ टाइम जो कि अभी पिछले 2-3 सालों में ही ख़त्म हुआ है वो टाइम, कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेशंस ने डोमिनेट किया हुआ था इंटरनेट को. देयर वाज फेसबुक, देयर वाज ट्विटर, देयर इज़ स्टिल, बट व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज़ कि सबसे बड़े बिजनेसेस हुआ करते थे फेसबुक, सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था ट्विटर, सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था एप्पल टेक्नोलॉजी पे. बट आज अगर हम देख रहे हैं सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस, दैट इज़ ई कॉमर्स. सबसे बड़ा बिजनेस हो गया. बेयर इट, बेशक आप ये कहें कि दोज आर रिलाइंग ऑन कम्युनिकेशंस एज वेल, दोज आर रिलाइंग ऑन फेसबुक, दोज आर रिलाइंग ऑन ट्विटर, दोज आर रिलाइंग ऑन व्हाट्सएप. अगर ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कम्युनिकेशंस वाली निकल जाएं तो फिर ई कॉमर्स भी उस तरह से नहीं आगे बढ़ सकेगा जिस तरह से वो अभी बढ़ रहा है. गिवन दैट, अग्रीड. बट द थिंग इज़ कि आप अगर किसी चीज़ पर इन्हिसार कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ आपके लिए ही है. आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनका और कोई काम नहीं है. तो कम्युनिकेशंस, फेसबुक बंद तो नहीं हो रहा, व्हाट्सएप बंद तो नहीं हो रहा. तो अगर ये चीज़ें अपने हिसाब से भी चलती रहेंगी तो वाई नॉट रिलाई यूर शॉपिंग ऑन दैट एज वेल एंड मेक समथिंग नोन एज ई कॉमर्स. Taha is saying कि राइट, ही इज़ शेयरिंग एन एग्जांपल. ताहा कि ज़ारा ने बहुत सारे स्टोर्स अपने फिजिकल बंद कर दिए हैं. ज़ारा जो कि ब्रांड है, आई थिंक क्लोथिंग ब्रांड है, राइट. जो ये क्लोथिंग ब्रांड है, इन्होंने काफ़ी अपने फिजिकल स्टोर्स बंद कर दिए हैं एंड दे आर नाउ स्विचिंग टू ई कॉमर्स. आज हम जिस वक्त में ये पढ़ रहे हैं ना ई कॉमर्स का सब्जेक्ट, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, बिकॉज इन द लास्ट 6 months और 7 months वी हैव विटनेस्ड इट कि फिज़िकल स्टोर्स पूरी दुनिया में नुकसान में चले गए और सबसे ज़्यादा बिजनेस जो हुआ है वो ई कॉमर्स के ऊपर हुआ है. ये आपने खबरें भी देखी होंगी, आपको मैं बताता चलूँ अभी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्पैन ऑफ टाइम अमेज़ॉन के लिए पिछले ये पेंडेमिक का 6-7 महीने रहे. अमेज़ॉन ने इतना ज़्यादा मुनाफा अपने किसी क्वार्टर में नहीं लिया जितना मुनाफा इसने इस क्वार्टर में लिया है, पेंडेमिक वाले क्वार्टर में, ये जो 6-7 महीने गुजरे ना इनके अंदर. दैट टेल्स अस कि द वर्ल्ड इज़ नाउ शिफ्टिंग. बेयर इन माइंड के कोविड की वजह से उसको एक थोड़ा सा पुश मिला, एक मजबूरी के तौर पे लोग इस तरफ शिफ्ट हुए. बट पीपल आर नाउ रियलाइजिंग, वो लोग भी जो कि फ़िज़िकल स्टोर्स को और फिज़िकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे थे, उनके जहन में भी अब ये 99% तक, 95% तक ये शक आ गया है कि द मोर प्रॉफिट इज़ इन ई कॉमर्स रादर दैन ऑन द फिज़िकल बिजनेसेस. क्योंकि पिछले अरसे में जितना भी ये सारा हुआ उससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है कि अब हम ई कॉमर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं. सो ई बिज़नेस की दोबारा हम बात कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, व्लॉग्स और ये बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है. द गैदरिंग एंड यूज़ ऑफ डेमोग्राफिक, प्रोडक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन थ्रू वेब कॉन्टैक्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेब बिजनेस. आगे जाने से पहले मुझे आप बता दें ज़रा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? No. Taha said, does it mean तादाद? No. So understand the word of demography. आई थिंक कि बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होंगे जो कि आई विल अज्यूम कि आपको पता होंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन. 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे बट यू शुड हैव टू नो कि उसका मतलब क्या है. डेमोग्राफी का मतलब ये होता है कि आमतौर पर समझ लें काइंड ऑफ पीपल.
किस तरह के लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप्स ऑफ पीपल इज़ नॉन एज डेमोग्राफी. पॉपुलेशन की एनालिटिक्स, यस मदन लाल. सो एक्चुअली होता क्या है, इस लफ्ज़ को थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझें कि है क्या. अगर मैं ये कहता हूँ ना कि यार मुझे से 100 बंदे हैं मेरे पास किसी भी कंपनी के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि मुझे वो 10 बंदे चाहिए जिनकी एज 21 से 28 तक हो और जिनकी सैलरी लेट सपोज 25,000 हो. मुझे ये वो बंदे चाहिए. तो अब ये आप फ़िल्टर लगाएंगे और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये मिलता है कि आपके 100 बंदों में से ये 50 बंदे ऐसे हैं जिनकी एज 21 से 28 है और जिनकी सैलरी भी 25,000 है लेट सपोज. तो ये जो आपने डिफ़ाइन किया ना कि एज इतनी होनी चाहिए और सैलरी इतनी होनी चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड डेमोग्राफी. आपने कहा कि भाई किस डेमोग्राफी के लोग हैं मेरे पास. मेजरली इसमें जो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एज का है. अगर आप एज वाइज किसी बंदे को, किसी पॉपुलेशन को, किसी किसी ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड कर रहे हैं ना एज वाइज, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग दैम अकॉर्डिंग टू देयर डेमोग्राफी. अकॉर्डिंग टू देयर डेमोग्राफी. इसके अंदर बाकी चीज़ें भी अगर आप ऐड कर दें, लाइक सैलरी मैंने ऐड की, लाइक मैं फॉर एग्जांपल उनकी प्लेस ऑफ बर्थ ऐड कर दूं, मैं उनकी रिहाइश ऐड कर दूं, मैं उनकी जॉब ऐड कर दूं, मैं उनका स्टडी ऐड कर दूं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहचानी जाती हैं, जिनकी वजह से इंसान पहचाना जाता है. उसकी तालीम कितनी है, उसके पास घर है, उसका घर कहाँ है, वो रहता कहाँ है, उसकी जॉब कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मेजरली एज. ये जो फैक्टर्स हैं इनकी इनकी बेस पे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को या आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को, तो एक्चुअली यू आर सेइंग कि यू आर डिवाइडिंग और आइडेंटिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर डेमोग्राफी. ठीक है. राइट कह सकते हैं ताहा. एक एक एंगल से आप इसको फ़िल्टर कह सकते हैं, फ़िल्टर ऑफ एज. कि आपने अगर एज की वजह से डिवाइड कर दिया है, एज की वजह से आप प्रोमिनेंट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफी. ठीक है. तो द गैदरिंग एंड यूज़ ऑफ डेमोग्राफिक प्रोडक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन थ्रू वेब कॉन्टैक्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ ई बिज़नेस. इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे. आगे चल के से मुराद ये है कि कुछ देर में डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ को. आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes. तब तक मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा अपने गले को खुश्क करूँ, उसके बाद आई थिंक 5-10 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से और फिर इसी टॉपिक को रैप अप करेंगे. Let's see you after 5 to 10 minutes. It's 5:19. Let's join back around 5:29 or 5:30. Okay guys, we are back. आवाज़ आ रही है मेरी? सब हैं क्लास में? Also screen. ओके. सीआर काइंडली मुझे अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लेकर अभी भेज दें. And what is the status? I'm asking everyone. Anyone can answer. What is the status of CMS and your enrollment? LMS पे तो चले सही है. वैसे आप कह रहे हैं LMS पे ओपन करेंगे तो हो जाएगी, बट CMS इज़ द प्राइमरी सोर्स ना. CMS के ऊपर अगर आप इनरोल हो जाएंगे तो फिर मैं भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स क्लास के हैं और कौन से नहीं हैं. ओके, यू आर सेइंग CMS पर हो गई है. अच्छा, आई थिंक लास्ट टाइम हमने जब चेक किया था तो दिस थिंग वाज नॉट ऑन, आवर कोर्स वाज नॉट ऑन द CMS. लेट्स चेक अगेन. इट्स गुड अगर आपकी CMS पे एनरोलमेंट हो गई है. अच्छा, अगर आपके इशू आ रहा है कोई CMS की एनरोलमेंट के ऊपर तो प्लीज़ गेट इट रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल. एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आप इसको सॉल्व करवाएं. आई थिंक एग्जामिनेशन का इसमें आता है या आईटी की ज्यूरिसडिक्शन है. यूनी आके करवाना होगा. अच्छा ओके. मोहम्मद अवैस कह रहे हैं कि आज कुछ स्टूडेंट्स गए थे. आपका आपने जो मैसेज किया है ना वैसे ही सबको मिल नहीं रहा होगा. मैं ज़रा रीड आउट कर दूं.
कि मोहम्मद अवैस से सही कि आज कुछ स्टूडेंट्स गए थे जिनका इशू आ रहा था सीएमएस के ऊपर, तो उनके मुताबिक ये पता लगा है, यूनिवर्सिटी वाले ये कह रहे हैं कि अगर किसी का एनरोलमेंट में इशू है तो वो यूनिवर्सिटी आके आपको सॉल्व करवाना होगा. दिस इज़ व्हाट मोहम्मद अवैस इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट विजिट ऑफ सम स्टूडेंट्स. ओके गुड. ओके, आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, आपको अंदाज़ा होगा. सो प्लीज़ गेट इट सॉर्टेड आउट एज सून एज़ पॉसिबल. आप जब जाना चाहें, बेहतर है कि अगर आप कल ही चले जाएं तो इस मामले को ज़रा सॉर्ट आउट करवा लें. बिकॉज यू सी एलएमएस के ऊपर मैं ओपन एनरोलमेंट कर दूंगा, बट द इशू इज़ के सब उसमें एनरोल हो सकते हैं ना, यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन होगा फिर. तो आपको मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा? आई वुड नीड सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि ओके ये 15 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं, इसके अलावा किसी को ऐड नहीं होना है. तो मैं उन्हीं को ऐड करूँगा जो कि सीएमएस पर होंगे. सो एलएमएस के ऊपर भी हम कर देंगे एनरोलमेंट, बट फर्स्ट इज सीएमएस. काइंडली उसको सॉल्व करवा लें जल्दी से. लेट मी जस्ट चेक कौन कौन है. आपके सामने भी आई थिंक आ जाएगा अटेंडेंस रोस्टर. लेट्स ट्राई SMIU Karachi fall 2020. Let's search for all courses. View all. Commerce. There it is. I think ये आपका कोर्स है, e-commerce CS5D. Okay, yes, this is the one. I am the instructor. Class number is 2391. Let's see कौन कौन इसमें है enrolled. Why is it not generating? What happened? अकॉर्डिंग टू माई डाटा अभी तक कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है. आपके सामने मैंने अभी जनरेट भी की है लिस्ट, बट क्या इशू है, क्यों जनरेट नहीं हो रही? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. आई थिंक इट शुड बी 28/9 से स्टार्ट हुआ है ना हमारा सेमेस्टर. आई कांट जनरेट नाउ. आई थिंक अब आईटी वाले ही जनरेट करेंगे. रिफ्रेश. नो. सो जस्ट चेक ऑन योर ऑन अगर आप एनरोल्ड हैं. आई विल आस्क द डिपार्टमेंट अगेन कि स्टूडेंट्स शो नहीं हो रहे हैं. लेट्स सी, मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आप लोगों की इनरोलमेंट की तो फिर एलएमएस के ऊपर मैं आप लोगों की इनरोलमेंट ओपन करूँगा. ओके ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. यस, आई एम श्योर हो गए होंगे. अवेस इज सेइंग कि 2-3 इनरोल हो गए हैं. आई एम श्योर हो गए होंगे. जो स्टूडेंट बाकी हैं वो भी श्योर इनरोल हो गए होंगे. द इशू इज़ विद माई CMS में भी, बिकॉज मैं जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ ना वो इन्फॉर्मेशन. मेरी क्लासेस अगर जनरेट होंगी उसके बाद जाकर जो है वो मैं उस क्लासेस में देख सकता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं. द इशू इज़ इन द जनरेशन ऑफ क्लासेस, लाइक यू विटनेस्ड के जनरेट नहीं हो पा रहा है. सो होपफुली हो जाएगा. आप अपने एंड से सारी चीज़ें कर लें, जाकर अपनी इनरोलमेंट करवा लें. फिर मेरे पास जो लिस्ट आनी होगी आई थिंक वो IT वाले टाइमली भेज देंगे, हमें अपडेट कर देंगे. अगर नहीं होता है तो आई विल आस्क अगैन. सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू मार्केटिंग. बिज़नेस के ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली है अभी. लेट्स मूव ऑन टू मार्केटिंग. व्हाट इज़ मार्केटिंग? एज यू कैन सी हेयर दैट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग and pricing goods and services to a target market over the internet or through digital tools is called e-marketing. टारगेट मार्केट क्या होती है? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट मार्केट? कस्टमर्स? Selected audience to sell people who need the item.
सकलैन हैदर ने ये कहा है। ओके, मोहम्मद अवैस से कि जिस मार्केट में बिजनेस करें। अच्छा, दो चीज़ें, अगेन इन वर्ड्स को भी हम काफ़ी रेफर कर रहे होंगे तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देर आर एक्चुअली टू थिंग्स, मार्केट एंड मार्केट प्लेस की दो अलग अलग चीज़ें, मार्केट और मार्केट प्लेस। आमतौर पर हम जिस चीज़ को मार्केट कह रहे होते हैं ना, वो मार्केट प्लेस होती है एक्चुअली। आमतौर पर जो अगर हम मार्केट का वर्ड उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स मार्केट गया है, मार्केट से ये चीज़ ली है, वो एक्चुअली मार्केट प्लेस होती है। मार्केट जो होती है इन द वर्ल्ड ऑफ थियोरेटिकल मार्केटिंग और थियोरेटिकल बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केट का मतलब ये होता है कि द कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर योर पोटेंशियल और एक्चुअल कस्टमर्स। अगर आपके कस्टमर्स हैं ना, या पोटेंशियल कस्टमर्स भी अगर आपके हैं जिनको आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट के ये कस्टमर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, वो जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है मार्केट। वो जो लोग हैं, उन लोगों में न सिर्फ कस्टमर्स आते हैं, बल्कि कस्टमर्स के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना आपके, वो आते हैं। स्टेक होल्डर से मुराद ये है, आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए, आपका इन्वायरमेंट आ गया, आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपके टैक्सेस आ गए, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना आपके बिजनेस में, उन सबको मार्केट कहा जाता है। तो आइंदा अगर हम ये कहें ना कि लेट्स से कि मार्केट मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। इट डजेंट मीन कि मार्केट को ज़रूरत है या नहीं है। अगेन अगर आप ये कहते हैं कि मार्केट ने ये चीज़ लेनी है या मार्केट से ये चीज़ लेनी है, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग जेस्चर अगेन, क्योंकि हमने मार्केट से रेफ़र करना है लोगों को। तो आमतौर पर भी हम इस चीज़ को मार्केट, इस जुमले को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट हम दोनों सेंसेस में मार्केट ले रहे होते हैं। बट आज के बाद अगर इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो मार्केट, अगर हम फिज़िकल चीज़ की बात कर रहे हैं ना, या ऐसी जगह जहाँ से आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, उसको मार्केट प्लेस कहा जाएगा। मार्केट उन लोगों को कहा जाएगा जो कि आपके एक्चुअल या पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो अगेन आते हैं टारगेट मार्केट के ऊपर। तो टारगेट मार्केट, जिस तरह से आप सबने सही कहा कि वो ऑडियंस जिनको आपने चीज़ सेल करनी है, वो आपके टारगेट मार्केट है। ठीक है। अच्छा, टारगेट मार्केट के ऊपर जाने से पहले भी एक थोड़ा सा इसकी एक वो समझ लें, बारीकी समझ लें कि टारगेट मार्केट का एक्चुअली मकसद क्या है। टारगेट मार्केट के अलावा आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दें यस या नो में। टारगेट मार्केट के अलावा भी क्या आपके कस्टमर्स हो सकते हैं? आप सबने ये चीज़ जो सोची है ना अभी, जिसके बाद आपने ये मुझे जवाब दिया है, यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी। और आई थिंक कि आप सबको पता है कि टारगेट मार्केट एक्चुअली वो मार्केट होती है जिसको एक्चुअली आप टारगेट कर रहे होते हो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद होती है। इसके अलावा भी आपकी मार्केट एग्जिस्ट कर रही होती है, बट एक्चुअली जब आप मार्केट करते हो किसी चीज़ को, तो आप एक टारगेटेड एक सेगमेंट उठाते हो मार्केट का, कि भाई ये वो लोग हैं जिनको मुझे टारगेट करना है। तो जब भी टारगेट मार्केटिंग कहा जाता है ना, टारगेट मार्केट या मार्केटिंग विद अ टारगेट, इससे पहले एक स्टेप होता है जिसको कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। नोट कर लें, ये टारगेट मार्केटिंग से पहले एक सेगमेंट होता है, एक एक स्टेप होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसको कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि आप मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं पहले तो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पूछूं नहीं बल्कि एक सिनेरियो आप लोगों को मैं ये बताऊं, कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब यूज़ करते हैं, राइट। इनके कस्टमर्स ओल्ड पीपल भी हैं, यूथ भी है, यंगर जनरेशन भी है, बच्चे भी इनको यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। बट आप जब इनकी मार्केटिंग देख रहे होते हो, तो यू बेसिकली सी ओनली वन सेगमेंट ऑफ दोज मार्केट। कौन सा सेगमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है? आपको ज़्यादातर यूथ नज़र आ रही होती है इनके इश्तिहारों में, इनकी मार्केटिंग कैंपेन्स में। आपको कौन नज़र आ रहा होगा? आपको ज़्यादातर यूथ नज़र आ रही होती है। जबकि अगर आप देखें कि 7 अप की अगर आप बात कर रहे हैं, या किसी भी अगर इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं,
तो वो एज अ मेडिसिन भी लोग ले रहे होते हैं। एज अ मेडिसिन से मुराद ये है कि भाई थोड़ी सी बदहज़मी हो गई, 7 अप पी ली, ज़्यादा खा लिया, आपने 7 अप ले ली। बूढ़े लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट वी सी द यूथ, यंगर पीपल, टीनेजर्स, 20 समथिंग पीपल, आप इनके इश्तेहारों में देखते हैं, that is actually Coca-Cola or any other brand, that is actually that market, that product targeting this market. It's not that उनकी मार्केट ही यही है, it's like they are targeting this market. So target market का एक ये लफ्ज़ भी अपने जहन में रख लेंगे, target market is actually a subset of many subsets. Strategic process of creating, distributing, promoting and pricing goods and services to a target market over the internet or through digital tools is called e-marketing. Obviously अगर आप marketing कर रहे हैं तो that would be a target to a target marketing. आप प्राइसिंग करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स टू कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रेटली रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉस्ट्स बहुत कम हो जाती हैं मार्केटिंग की, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ जाती है। ये दोनों क्यों होती हैं, इसकी डिटेल सिनेरियो आप खुद सोच लें क्या होती है। आई थिंक आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग, activities that connect buyers and sellers electronically through interactive computer systems, that is online marketing। बस एक डिफाइन करने का तरीका है। we all know what online marketing is। अच्छा, इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से 4-5 आपको यहाँ पर दी गई हैं। डिटेल आप खुद जाकर पढ़ लीजिएगा कि इनकी क्या है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट एंड टेलिंग यू द एक्चुअल सिनेरियो कि किस पे बात हो रही है। एक कैपेबिलिटी है ग्लोबल रीच। अगर आप इंटरनेट पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि आपकी मार्केटिंग पूरी इंटरनेट के लिए हो रही है। ऑब्वियसली आपने टारगेट कुछ मार्केट को किया होगा उसमें, लेकिन आपके एड्स, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो ऑल ओवर द इंटरनेट जा रही है। ठीक है। आजकल के इंटरनेट के थ्रू, अगर हम आजकल के इंटरनेट को देखें तो वो चीज़ भी थोड़ी सी एक आउटडेटेड होती जा रही है कि आपकी इफ़ यू आर ऑन द इंटरनेट यू आर ऑन द होल वर्ल्ड, बट इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ। देन देर इज़ पर्सनलाइजेशन। ऑनलाइन अगर किसी चीज़ को अगर आप मार्केट कर रहे हैं तो यू कैन पर्सनलाइज दैट मार्केटिंग कैंपेन अकॉर्डिंग टू योर यूज़र। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आप एक ही चीज़ के बहुत सारे एड्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से उसको पोस्ट किया जाता है। जैसे फेसबुक की अगर हम एग्जांपल लेते हैं और मैंने अपने एक प्रोडक्ट को बेचना है, तो मैं बहुत सारे तरीक़ों से उस ऐड को बना देता हूँ, और फिर मैं कंपनीज़ को ये कहता हूँ, फेसबुक को मैं ये कहता हूँ कि आपने ये ऐड जो है वो यंगर जनरेशन को दिखाना है, ये ऐड आपने ओल्डर पीपल को दिखाना है, ये ऐड आपने फ़लाँ लोगों को दिखाना है, ये ऐड आपने वर्क टाइम पे दिखाना है, ये ऐड आपने शाम के बाद दिखाना है। आप पर्सनलाइज़ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र। आप पर्सनलाइज़ करते हैं कि किस को कौन सा ऐड दिखना चाहिए किस वक्त। इंटरेक्टिव मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप यूज़र से भी उस मार्केटिंग के थ्रू इंटरेक्ट हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप यूज़र से पूछें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप उसके मुताबिक चीज़ें बनाएं। या आप यूज़र से पूछें कि आपको ये ऐड कैसा लगा, या आप यूज़र से इंटरेक्ट करें उसके थ्रू। आप उसमें अपने चैट रूम के ऊपर चले जाएं और आप वहाँ पर अपने कस्टमर सर्विस से बात करवा दें उसकी। दीज आर ऑल्सो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो कि यूज़र के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट टाइम मार्केटिंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ। राइट टाइम मार्केटिंग का मतलब यही है कि यू कैन सेलेक्ट द टाइम, यू कैन एनालाइज एंड सेलेक्ट द टाइम कि आपके प्रोडक्ट को किस वक्त बेचना चाहिए। लाइक किसी रेस्टोरेंट की अगर एग्जांपल लें कि भाई उन्होंने कोई डील वगैरह ओपन की है, तो ऑब्वियसली वो रेस्टोरेंट यही चाहेगा कि वीकेंड्स पर या आफ्टर वर्क टाइम में ज़्यादा वो एड्स नज़र आएँ लोगों को। सुबह 9 बजे नज़र ना आए, रात को सुबह 10 बजे नज़र ना आए, तो उस टाइम पर वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर अगर मार्केट उस प्रोडक्ट को किया भी तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे शाम तक या वीकेंड तक। तो ये राइट टाइम मार्केटिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ बेचें। कि लेट्स से कि कंपनी कोई कहती है, फॉर एग्जांपल कोई होटल कहती है कि अगर आप हमारे पास आकर स्टे करेंगे तो आपको से लाइफ बॉय का आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। अब वो होटल की भी मार्केटिंग हो रही है और सैनिटाइज़र की भी मार्केटिंग हो रही है। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट, अगर आपसे दराज की एग्जांपल लेते हैं, दराज टेल्स यू कि यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट ऑन दराज, दराज मार्केटिंग कर रहा है
और आपको ये कहता है कि यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट ऑन दराज बाय यूजिंग ईजी पैसा। ना यू सी कि ईजी पैसा की भी मार्केटिंग हो रही है, आपकी बैंक की भी मार्केटिंग हो रही है, दराज की भी मार्केटिंग हो रही है, ये सारी इंटीग्रेट होके आपस में एक सोल्यूशन आपको बेच रहे हैं। तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनमें से कुछ ये है। मदन लाल का एक कमेंट आया है कि इमोशनली कनेक्ट करना है थ्रू एड्स, राइट। इमोशनली हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को मार्केटिंग, अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है तो। राइट, तलहा इज़ जस्ट वेरीफाइंग माई क्लेम कि यस के एज की वजह से और इनकी वजह से आप जो है अपने एड्स को कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि वेब के बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। वेबसाइट्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। वेब बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि वेब के ऊपर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं बिजनेस करने के। दो तरह की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं किसी भी कंपनी की। एक होती है कॉरपोरेट वेबसाइट और एक होती है मार्केटिंग वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट, बीइंग अ यूज़र, बीइंग अ कस्टमर, हमें उस तरीके से समझ नहीं आता कि कॉर्पोरेट वेबसाइट का फ़ायदा क्या है या हमने कभी देखी भी हो। बट नाउ बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस कोर्स ऑफ ई कॉमर्स, तो वी शुड नो कि मैनेजेरियल लेवल के ऊपर वेबसाइट्स को या वेब प्रेजेंस को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। दो तरह की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जब भी आप, या दो तरह की वेब प्रेजेंस बनाई जाती हैं जब आप किसी बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो ऑनलाइन। एक होती है आपकी कॉर्पोरेट वेब प्रेजेंस या वेबसाइट, और एक होती है आपकी मार्केटिंग वेबसाइट। मैं वेबसाइट इसलिए नहीं कह रहा हूँ बार बार, वेब प्रेजेंस भी कह रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट अब कन्वेंशनल वेबसाइट नहीं रही है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट्स एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं वेब प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट सेइंग द वेबसाइट। So number one is corporate website and the thing is the second one is marketing website. Corporate website की अगर हम बात करते हैं तो it is designed to increase a firm's visibility. That's it. It's promotes its offerings, just promote and provide information in interested parties. That's it. मतलब ये है कहने का कि कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स की, कंपनी की, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। It is a website designed only to build customer goodwill. सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी जाती है कि ओके दिस इज़ अ कंपनी, इट डज दिस थिंग, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ यहाँ बेचे जाते हैं, इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स ये हैं, इसका सीईओ ये है, इसको फाउंड तब किया गया, इसके मकसद ये हैं, इसका मिशन ये है, इसका विजन ये है, इसके स्टाफ में कौन कौन है, इसके कौन कौन से ऑफिसेज हैं, किस ऑफिस से कब रब्ता किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट वेबसाइट में। जो एक चीज़ कॉर्पोरेट वेबसाइट में नहीं आती वो है, उसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट बनानी पड़ी है, एंड दैट इज़ मार्केटिंग वेबसाइट। और ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर क्या हो रहा होता है, इट्स मेन पर्पस इज़ टू इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज परचेजेस बाय विजिटर्स। ये वो एक्चुअली वेबसाइट है जहाँ पर एक्चुअली लेन देन हो रही होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया, यूज़र ने आके लॉगिन किया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, आपके प्रोडक्ट में से माइनस हो गया, आपका प्रोडक्ट बिक गया, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट आ गया, आपने डील्स दी, आपने यूज़र्स की कम्युनिकेशन की। एक्चुअली जो आप प्रोडक्ट बेच रहे होगे ना, यूज़र जिस वेबसाइट के ऊपर आएगा दैट विल बी अ कस्टमर, जिस वेबसाइट के ऊपर आएगा दैट विल बी द मार्केटिंग वेबसाइट, दैट विल नॉट बी अ कॉर्पोरेट वेबसाइट। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेट सपोज सैमसंग का एक मोबाइल ख़रीदना है, आई डोंट केयर कि सैमसंग का सीईओ कौन है या उसके कितने ब्रांचेस मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंदर उनका कोई ऑफिस है या नहीं, क्या पाकिस्तान के ऑफिस में उनके कौन से स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट केयर अबाउट कि एक ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पर जाके मैं सैमसंग के मोबाइल्स देखूँ, उनमें से एक मोबाइल चूज़ करूँ और उसका ऑर्डर प्लेस कर दूँ। दैट वुड बी द मार्केटिंग वेबसाइट। दैट वुड नॉट बी अ कॉर्पोरेट वेबसाइट जिसके ऊपर आपके फर्म की पूरे की विजिबिलिटी बताई जा रही हो, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, आपकी कंपनी की विजिबिलिटी को बताया जा रहा हो, आपकी कंपनी की लेजिटिमेसी को बताया जा रहा हो। ये चीज़ें कॉर्पोरेट वेबसाइट में आती हैं। मार्केटिंग वेबसाइट में ये चीज़ आती है कि आपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया, आपने प्रोडक्ट को मार्केट वहाँ पे किया, आपने प्रोडक्ट को ख़रीदा वहाँ पे, बेचा वहाँ पे, ट्रांजैक्शंस वहाँ पे हुई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी इन द marketing website. Now there are a couple of things related to e-marketing. Number one is B2B e-marketing. B2B stands for
स्लाइड पे लिखा हुआ भी है, बिजनेस टू बिजनेस. So there are actually four types of businesses, marketing और medium of businesses. चार चीज़ों की हम बात करेंगे. एक है B2B, एक है B2C, एक है C2B और एक है B2C. सही कहा है मैंने या कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया? आई थिंक कुछ ऊपर नीचे हो गया. चार चीज़ें हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर. अब इन्हीं की दो उलट चीज़ें हैं, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस. ये चार चीज़ें हैं. इन चार चीज़ों को समझने से पहले हमें दो लफ्ज़ों का डिफरेंस समझना पड़ेगा, और वो दो लफ्ज़ हैं कस्टमर एंड कंज्यूमर. जितना शॉर्ट हो सके, बेशक टाइम ले लें थोड़ा, 1-2 मिनट सोचें इसके ऊपर. टेल मी कि what do you think is the difference between customer and consumer? Tell me that. Right, so काफ़ी स्टूडेंट्स का जवाब सही है. काफ़ी, आई थिंक 11 में से कुछ 2-4 जवाब आए हैं, लेकिन उनमें से भी आई थिंक एक आधे के अलावा सबका सही है. कंज्यूमर is the person or individual or entity or a company, whatever. कंज्यूमर हम उसे कहते हैं जो कि एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करे. ऑब्वियसली कंज्यूम का मतलब है कि यूज़ करे, न्यू उसकी चीज़ ना रहे. कस्टमर वो है जो कि आपकी चीज़ खरीदे. इट इज़ वन सिंपल थिंग. ऑफन टाइम्स कस्टमर एंड कंज्यूमर्स आर द सेम पर्सन्स. ऑफन टाइम्स जो चीज़ खरीदता है वही इसको इस्तेमाल करता है. बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जिस बंदे ने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा, जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने या जिसने भी, उसने यूज़ नहीं किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल ले रहा था कि मैं पेपर्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ. मैंने पेपर्स मैन्युफैक्चर किए. मेरे कस्टमर्स वो लोग होंगे जो कि इन पेपर्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक स्टेशनरी शॉप वाला मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे 10,000 रीम्स दे दें, मैंने बेचनी है. मैं उसको 10,000 रीम्स दे देता हूँ पेपर्स की. अब वो मेरा कस्टमर है, बट उसने काम क्या करना है, उसने वो रीम्स यूज़ नहीं करनी, उसने वो रीम्स आगे भेजनी है, उसने वो रीम्स आगे बेचनी है. और वो एक्चुअली यूज़ कौन करेगा? वो एक्चुअली यूज़ या तो किसी ऑफिस में यूज़ हो रहा होगा या कोई इंडिविजुअल उसको ख़रीद के यूज़ करेगा. तो मुझसे किसने ख़रीदा? मुझसे मेरे कस्टमर ने ख़रीदा, विच वॉज अ शॉप ऑनर. लेकिन एक्चुअली वो कंज्यूमर नहीं था. इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं जो कि आपसे ख़रीदते हैं चीज़ें, लेकिन वो कंज्यूम नहीं करते उसको. राइट. अब जिस तरह से ये मैंने एग्जांपल ली ना कि पेपर्स उस बंदे ने मुझसे ख़रीदे, तो जिस बंदे ने मुझसे पेपर्स ख़रीदे उसने अगर कंज्यूम नहीं करना, उसने अपना बिज़नेस चलाना है उससे, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये B2B हुई. मेरे बिज़नेस से एक दूसरे बिज़नेस ने ख़रीद दी मेरी चीज़. अब वो जो ट्रांजैक्शन करेगा उससे अगर कंज्यूमर ख़रीदता है चीज़, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर ख़रीद रहा है. तो कस्टमर कैन बी अ बिजनेस एज वेल, कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर एज वेल. बट कंज्यूमर इज़ द कंज्यूमर विच यूजेज योर प्रोडक्ट. ठीक है, उसने यूज़ करनी है. वो जो एंड यूज़र होता है आपके प्रोडक्ट का, जिसको एंड यूज़र भी कहा जाता है, वो जो एक एंड यूज़र है आपके प्रोडक्ट का, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर. यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू वेरी मच. वी आर डिसमिसिंग द क्लास नाउ. इसी स्लाइड को लेकर फिर आगे चलेंगे और कुछ और टॉपिक्स को भी देखेंगे. थैंक यू.